नमस्कार, मैं रामनाथ प्रसाद, दर्शन शास्त्र विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान। आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए द्वितीय सत्र में नीति शास्त्र के अंतर्गत नैतिक कर्म का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर विचार करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीति शास्त्र को नैतिक कर्म को उचित या अनुचित बताने के लिए नैतिक मानदंडों की व्याख्या का विज्ञान कहा जाता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि नैतिक कर्म के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में और उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में समझ लिया जाए। जैसा कि पिछले वर्गों में हम लोगों ने देखा था कि नैतिक कर्म वैसे कर्म को कहा जाता है जिसमें किसी समाज में रहने वाला मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेता है और उस पर अमल करता है। इससे जो कार्य उत्पन्न होता है उसे उचित या अनुचित कहा जा सकता है और ऐसे ही कर्मों को हम लोग नैतिक कर्म कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति के ऐच्छिक कर्म को हम नैतिक कर्म कहते हैं। नीति शास्त्र में दार्शनिक ऐच्छिक कर्म और नैतिक कर्म दोनों को समानार्थक शब्द मानते हैं या दोनों को समानार्थक मानते हैं, दोनों को एक मानते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कर्मों को ही नैतिकता की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे कर्मों को ही उचित या अनुचित ठहराया जा सकता है। जो कर्म ऐच्छिक कर्म नहीं हैं उन्हें नैतिक या अनैतिक कर्म नहीं कहा जा सकता है। इसका विशद विवेचन हम लोगों ने पिछले वर्ग में देखा है। ऐच्छिक कर्म वे कर्म हैं जिन्हें व्यक्ति सोच समझकर किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए करता है। ऐच्छिक कर्म की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक मानसिक अवस्था, दूसरा शारीरिक अवस्था और तीसरा बाह्य परिणाम की अवस्था। हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उस कार्य को करने का विचार उत्पन्न होता है। अर्थात कर्म की प्रेरणा मन के स्तर पर उत्पन्न होती है। इसी तरह जब मानसिक अवस्था पूरी हो जाती है तो शारीरिक अवस्था आती है, जिसमें हम कर्म का संपादन करते हैं और उसके बाद बाह्य जगत में कार्य दिखता है। तो जिस अवस्था में हम लोग कर्म के बारे में विचार करते हैं कि कर्म करना है, उसको मानसिक अवस्था, जब कर्म करते हैं तो शारीरिक अवस्था, और जब कार्य हो जाता है तो बाह्य जगत में जो परिवर्तन होता है, जो परिणाम निकलता है, उसे
बाह्य परिणाम की अवस्था कहा जाता है। नैतिक कर्म में मानसिक अवस्था सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें 6 अवयव होते हैं या क्रमानुसार इसकी 6 अवस्थाएं होती हैं। हम जब विचार करना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक प्रेरणा आती है। हम किसी उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। प्रत्येक ऐच्छिक क्रिया के मूल में कोई न कोई प्रेरणा होती है। हमें क्यों कोई कर्म करना चाहिए इसका विचार आता है, या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम किसी कर्म की तरफ प्रेरित होते हैं। यह इच्छा वास्तविक हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, या हमें अपूर्णता का आभास हो सकता है। हमें किसी चीज़ का अभाव प्रतीत हो रहा होता है, या यह व्यक्ति की मूल भावना हो सकती है, प्रवृत्ति हो सकती है, बौद्धिक, नैतिक या सौंदर्य की तृष्णा हो सकती है। बाह्य जगत में हम जब अनेक वस्तुओं को देखते हैं तो किसी एक वस्तु के प्रति या अनेक वस्तुओं के प्रति हम आकर्षित होते हैं और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अर्थात हमारे मन में एक प्रेरणा उत्पन्न होती है, एक इच्छा उत्पन्न होती है। उसके बाद उसको प्राप्त करने का हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें किस वस्तु को प्राप्त करना है या कौन सा कार्य करना है। जब हमें अभाव की अवधारणा होती है तब उसके बाद उसे प्राप्त करने का मन में विचार आता है और उसके बाद यह ख्याल आता है कि इसे प्राप्त करना चाहिए। इसे हम लक्ष्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें भूख लगती है तो हम सोचते हैं कि हमें भोजन करना चाहिए या भोजन प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद हमें भोजन करने की इच्छा हो जाती है। हम अभाव की पूर्ति के लिए साधनों पर विचार करने लगते हैं कि हमें चावल लेना है या रोटी लेना है या कोई अन्य भोजन करना है। तो इस अवस्था को हम लोग इच्छा की अवस्था कहते हैं। किसी भी कार्य के लिए अनेक विकल्प होते हैं, उसमें हम सभी विकल्पों पर विचार करते हैं और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सभी वस्तुओं को एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो क्रमानुसार उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे भूख लगती है तो चावल, दाल, रोटी या अन्य विकल्प हो सकते हैं। इसमें कोई एक या एक से ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होता है तो हम उसमें से किसी एक या दो या तीन को चुनने का प्रयास करते हैं। अर्थात हमारे बीच इच्छाओं में अब संघर्ष शुरू हो जाता है कि हम किसे प्राप्त करें। तब हम उस पर विचारना शुरू करते हैं। इस अवस्था को विचारणा की अवस्था कहा जाता है, डेलिब्रेशन की अवस्था कहा जाता है, जिसमें हम विकल्पों पर अलग अलग विचार करते हैं कि कौन विकल्प ज़्यादा उपयोगी और आसानी से प्राप्त हो सकता है और कौन प्राप्त करना संभव नहीं है। जैसे हम भोजन के विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हैं और तब अवस्था आती है कि अनेक विकल्पों में से हम किसी एक विकल्प को अच्छा मान लेते हैं, अपने लिए उपयोगी मान लेते हैं, अपने लिए संभव मान लेते हैं। इस अवस्था को हम चुनाव या निर्णय की अवस्था कहते हैं, जिसमें अनेक विकल्पों में से हम किसी एक विकल्प को चुन लेते हैं।
और तब अंततः हम यह निर्णय करते हैं, निश्चय करते हैं या संकल्प करते हैं कि हमें एक ही विकल्प को प्राप्त करना है या दो विकल्प को प्राप्त करना है। जब यह निश्चित हो जाता है तब इसको संकल्प की अवस्था कहते हैं। इस तरह नैतिक कर्म के मानसिक अवस्था में 6 अवयव होते हैं। कर्म की प्रेरणा होती है, लक्ष्य का निर्धारण होता है, लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा होती है, इच्छा के विकल्पों में संघर्ष होता है, संघर्षों पर विचार होता है, विकल्पों पर विचार होता है और फिर उसमें से किसी एक का चुनाव होता है और तब उसे प्राप्त करने का संकल्प होता है। इसके बाद हम शारीरिक अवस्था में पहुंचते हैं। जब हम विचार कर लेते हैं कि हमें इसी वस्तु को प्राप्त करना है या इसी कार्य को करना है, तब हम उस कार्य को अपने शरीर के अंगों द्वारा या शरीर के द्वारा संपादित करते हैं। इस अवस्था को शारीरिक अवस्था कहा जाता है। संकल्प के बाद व्यक्ति शारीरिक अवयव सक्रिय हो जाते हैं और शारीरिक क्रिया आरंभ हो जाती है। वह संकल्प को कार्य रूप में परिणत करने के लिए सक्रिय हो जाता है। ऊपर के उदाहरणों में व्यक्ति चावल खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था कर बाजार जाता है, चावल खरीद कर लाता है, चावल पकाता है। ये सभी क्रियाएं कर्म की शारीरिक अवस्था के उदाहरण हैं। और तब बाह्य परिणाम की अवस्था आती है। तो इसमें 3 अवस्थाएं आती हैं, जिसमें सबसे पहली अवस्था है कि हम अगर संकल्प कर लेते हैं कि चावल प्राप्त करना है या किसी एक विकल्प को प्राप्त करना है, एक साधन को प्राप्त करना है, और जब शारीरिक रूप से हम प्रयास करते हैं तो उसमें उसके साधन की सिद्धि हो जाती है। संकल्प के बाद शारीरिक क्रिया के संपन्न हो जाने पर व्यक्ति को साधन प्राप्त हो जाता है, जैसे भोजन के लिए चावल खरीद देना। और उसके बाद दूसरी अवस्था आती है कि चुने हुए उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है। चुने हुए उद्देश्य का सिद्ध हो जाना, जैसे भात बन जाना और भोजन कर लेना, यह चुने हुए उद्देश्य की सिद्धि है। एक तीसरी अवस्था भी आती है कि उसमें या तो प्रत्याशित परिणाम प्राप्त होता है या अप्रत्याशित परिणाम होता है। कोई आवश्यक नहीं है कि हम जैसा चाहते हैं कार्य वैसे ही संपादित हो। जैसे चावल बना करके भोजन करने के लिए जब हम बैठते हैं तो हमें हो सकता है कि चावल स्वादिष्ट लगे या स्वादिष्ट नहीं लगे। इस अवस्था को हम प्रत्याशित या अप्रत्याशित परिणाम की अवस्था कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिक कर्म में मानसिक, शारीरिक और बाह्य स्तरों पर क्रियाएं चलती हैं और तब अंततः परिणाम आता है। इस अध्ययन का उद्देश्य ये है कि हम आगे चलकर जब नैतिक कार्य पर निर्णय देते हैं तो हम विचार करते हैं कि नैतिक कर्म के संपादन में विचारणा के स्तर पर, मानसिक अवस्था के स्तर पर या शारीरिक अवस्था के स्तर पर या बाह्य परिणाम की अवस्था के स्तर पर निर्णय कहाँ लिया जाना है, कहाँ किसी व्यक्ति ने उचित कर्म किया और कहाँ उससे गलती हो गई। आगे आने वाले व्याख्यान में हम लोग नैतिक निर्णय के स्वरूप और उसके विषय पर विचार करेंगे। हम लोग इस बात पर विचार करेंगे कि
नैतिक निर्णय करते समय या किसी कर्म को अच्छा या बुरा कर बताते समय हम मानसिक अवस्था को ध्यान में रखेंगे, शारीरिक अवस्था को ध्यान में रखेंगे या बाह्य परिणाम की अवस्था को ध्यान में रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।